नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नजर कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को मंजूरी, एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। कैबिनेट ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी, 2023-24 सीजन के लिए किया इजाफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को दी मंजूरी। और सबसे पहले बात उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सब्सिडी देने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए बड़े फैसले की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 1 साल और तय सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 1 साल और तय सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने कहा कि 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी जाती रहेगी। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला योजना के 9.59 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। धुएं से मुक्ति दिलाई, सुविधा दिलाई और उनके जीवन में खुशहाली लाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दामों में काफी वृद्धि पिछले कुछ समय से हुई और इन वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ ना पड़े, तो एक निर्णय में 2022 में लिया गया 21 मई को कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपए और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपए होगा। जाहिर सी बात है, उज्ज्वला योजना सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सरकार के लिए और आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सामाजिक स्तर पर खासा बदलाव इस योजना के चलते देखने को मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ी हैं और सरकार ने राहत देने की एक कोशिश की है। और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं भारतीय वित्तीय संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमन अग्रवाल जी। अमन अग्रवाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ये फैसला लिया है उज्ज्वला योजना से संबंधित कि हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या मायने हैं इसके? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है? मेरे विचार में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कैबिनेट ने कि जो सब्सिडी दी जा रही है 200 रुपए की, वो बढ़ाई, वापस आगे भी बढ़ाई गई है। क्योंकि जो महंगाई की मार है वो कम नहीं हो रही है। जरूर महंगाई का जो रेट है वो तेजी से बढ़ता हुआ नहीं आ रहा है, आरबीआई ने काफी अच्छे से उसको कंट्रोल कर रखा है, बट फिर भी जो महंगाई है वो बढ़ रही है और उसकी जो मार है एक आम आदमी पे काफी ज्यादा पड़ती है। जो उज्ज्वला योजना में निर्धारित लोग लगे हैं, करीबन 12 मिलियन लोग करीब हिंदुस्तान के,
इसमें जुड़े हुए हैं उज्ज्वला योजना से, और उनको जो है उसमें राहत, जैसे बताया कि 2400 रुपये के करीब अगर 12 महीने लेते हैं, वो हर महीने सिलेंडर लेते हैं, और नहीं तो 200 रुपये पर सिलेंडर की जो राहत है, मेरे विचार में काफ़ी अच्छी है। और इससे एक तो जो सरकार ने कोशिश की थी उज्ज्वला योजना को, एक तो जो महिलाएं हैं उनको सम शक्ति देने की बात थी, उनको एक राहत पहुंचाने की बात थी, उनको एक कोयले से और धुएं से होते हुए जो हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, जो जो तबीयत खराब होती है महिलाओं की हिंदुस्तान में, उसको बचाने की बात थी, प्रदूषण को बचाने की बात थी। मेरे विचार में उसकी तरफ एक कदम और है, जबकि सरकार के वित्तीय घाटा भी होगा इससे, पर घाटे में मेरे विचार में ना देख के जो एक आम आदमी को राहत मिलती है और सरकार को उससे आगे जाके उन्नति मिलेगी, उसके मद्देनजर रखते हुए मेरे विचार में बहुत सराहनीय डिसीजन है कि सरकार ने इसको अगले साल बढ़ाने की, पूरे साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। अमन अग्रवाल जी, अगर देखा जाए तो गैस की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और जो वैश्विक कारण इसके पीछे हैं, ऐसा भी सरकार ने कहा है, जो रिपोर्ट्स उभर के सामने आई हैं कि इसके पीछे जो वैश्विक कारण हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, वो एक कारण है जिसके चलते कीमतें बढ़ी। सरकार ने अपनी तरफ से कीमतों को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन तमाम तरह के वैश्विक पहलू भी हैं। कौन से वो पहलू हैं, क्या वजह है इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गैस की कीमतें बढ़ी? देखिए जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गैस है वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, और बहुत सारे कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है और चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और जो देखने का भी मिला है, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, उसके मद्देनजर रखते हुए काफ़ी ज़्यादा गैस की जो रिक्वायरमेंट है यूरोप में ज़्यादा बढ़ गई और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वो खींचने लगा। इस वजह से जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगी, और जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्योंकि बढ़ी, और जहाँ सप्लाईज हो रही थी वहाँ सप्लाईज घटी, इस वजह से जो हिंदुस्तान में जो गैस आ रही थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरा ये भी देखने को मिला कि रुपए का स्तर जो है काफ़ी हद तक गिरा भी है पिछले 3-4 सालों में। अब पिछले कुछ समय से थोड़ा स्थिर रहा है, पर पहले गिरता हुआ नजर आ रहा था। और उस गिरते हुए स्तर की वजह से भी, क्योंकि हम ये बाहर से जब खरीदते हैं कोई भी आइटम, तो उसको हम डॉलर के अंदर हमें पेमेंट करनी पड़ती है, यूरो में या डॉलर के अंदर, तो उनका स्तर क्योंकि तेज हो जाता है रुपए के बदौलत, तो उससे जो चीज बाहर से मार्केट से खरीदी जाती है वो महंगी हो जाती है एक आम उपभोक्ता के लिए हिंदुस्तान के अंदर, और वो उनको ट्रांसफर करना पड़ रहा था। तो क्योंकि अब स्टेबल है और रुपए, आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल करेंसी की बात करी उन्होंने, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड होने की बात करी, रुपया जो एक डिजिटल फॉर्म, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, ऐसे रुपया के नाम से एक सिस्टम निकाला जिसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। ट्रांजैक्शंस जो हो रही थी उसमें एफिशिएंसी लाए, निफ्ट और स्विफ्ट 24/7 किया गया। इस तरीके से और बहुत सारी चीजें की गई। रुपए के अंदर ट्रेड की बात की गई पिछले साल जब ये यूक्रेन रशिया वॉर, तो इनकी मदद रखते हुए हमारी जो चीजें हुई, जो हमें मिल रहा था, अब हमें रुपए में अगर पेमेंट करनी है तो वो डॉलर की प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसलिए जो है इस साल आपने भी सुना मंत्री जी को, उन्होंने कहा कि क्योंकि इस साल हमें बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है तो हम इस सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं, पर पहले हम नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही। आगे चल के जैसे अभी रिसेंटली रुपए में ट्रेडिंग बढ़ाई गई है, मेरे को उम्मीद है कि रुपए की स्ट्रेंथनिंग उससे बढ़ेगी, और जो पिछले 6 महीने में 8 महीने में कार्य किया आरबीआई ने, उससे भी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। और जो प्रोजेक्शंस देखने को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के माध्यम में हो, जीडीपी के माध्यम में हो, देखने को मिल रही है, उससे जो वृद्धि हमें देखने को मिलेगी मेरे विचार में, और हमें हो सकता है इस गैस में रिलीफ अगले 5 से 6 महीने में देखने को मिले, जो सरकार आम उपभोक्ता को दे। अमन अग्रवाल जी, अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो सरकार की ओर से लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास साधन नहीं थे गैस का चूल्हा खरीदने के लिए, सिलेंडर को खरीदने के लिए, उनको मुफ्त में भी इस तरह की चीज़ें मुहैया कराए गए, गैस चूल्हा हो या सिलेंडर हो। आप सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि पिछले कई वर्षों में एक बात ये कही जा रही है कि जो बदलाव देखने को मिला है सामाजिक स्तर पे स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिसका आपने पहले उल्लेख किया, क्या बदलाव आया है? नहीं, देखिए जी, अगर हिंदुस्तान में करीबन 50% महिलाएं हैं, और ज्यादातर जो महिलाएं हैं इनमें से वर्कफोर्स में कम है, तो ज्यादातर महिलाएं जो हैं गृहस्थी को संभालती हैं, हिंदुस्तान का भविष्य बनाती हैं, जो बच्चे वो उनको एजुकेशन देती हैं, खाना देती हैं और चीजें देती हैं, उनकी अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आगे जो
फैमिली सिस्टम है या देश की जो उन्नति होनी है वो कैसे प्रगति की तरफ जाएगी। तो मेरे विचार में इस सरकार ने 14, 15, 16 में बहुत कार्य किए जहां पे महिला की सेहत का, महिला की एम्पावरमेंट का, महिला के ऊपर तवज्जो दिया गया। और मेरे विचार में उसके तहत ये उज्ज्वला योजना भी जो है उसी कार्यशक्ति को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान की एक महिला को एक सुदृढ़ बनाते हुए, एक सक्षम बनाते हुए, और ये भी देखते हुए कि जब हम कोयला या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता है और उसकी हेल्थ भी खराब होती है, उससे खाना भी जो है इतना पौष्टिक नहीं बन पाता है। तो मेरे विचार में इन तीनों चीजों को देखते हुए सरकार ने जो इसको मुहिम को आगे चलाया है, आगे चल के अगले 5 से 10 साल में हमें देखने को मिलेगा कि महिलाओं की जो शक्ति है, श्रम शक्ति है, काम करने की फैसिलिटी है, चीजें करने की चीजें हैं, और जो हेल्थ के अंदर जो पैरामीटर्स हैं जहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, इससे जो धुआं होता था उससे, वो कम होती हुई जब नजर आएंगी तो हमें देखेंगे कि लोगों को भी बेनिफिट होगा और हिंदुस्तान की प्रगति में भी बेनिफिट देखने को मिलना शुरू हो जाए। जी, जाहिर सी बात है सामाजिक स्तर पे स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमन अग्रवाल जी, एक इस मुद्दे पर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जब भी बात पेट्रोल कीमतों की होती है तो उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जाहिर सी बात है कहीं पैसा बढ़ता है उसका लाभ उपभोक्ता को कहीं ना कहीं दिया जाता है। इस संतुलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है वो भी एक मुद्दा है। आपने बड़ी अच्छी बात करी, जो सरकार के खजाने पे बोझ पड़ता है उसका असर फिर सारी जनता पे आगे जाके आता है, क्योंकि बड़ी सारी डेवलपमेंटल योजनाएं होती हैं, बड़ी सारे बेनिफिट्स देने होते हैं, चीजें करनी होती हैं, एलोकेशंस करने होते हैं, उनके ऊपर कटौती करनी पड़ती है सरकार को। पर मेरे विचार में जिस तरीके से सरकार की जीएसटी कलेक्शन देखने को मिली है पिछले 6-7 महीनों में, जो बढ़ती नजर आई, इवन बजट के दौरान भी 1.5 लाख करोड़ के करीब देखने को मिली थी पर महीना। दूसरी जो देखने को मिली है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपए में थोड़ा स्ट्रेंथनिंग आई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की चीजों में गिरावट आई है, उससे जो एक थोड़ा सा रिलीफ बफर, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, उसके अंदर देखने को मिला। तीसरा, जो रुपए के चलन से जो रिलीफ की, क्योंकि हम रुपए ट्रेडिंग कर रहे हैं, रुपए के अंदर अब हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादातर नहीं खरीद रहे हैं, उससे जो एक रिलीफ मिला है। तो मेरे विचार में जो सरकारी घाटा होने की उम्मीद होती है वो इतना इस बार तीव्र नहीं होगा, और सरकार ने काफी हद तक पिछले 1-1.5 साल में कंट्रोल और किया है। जो फिस्कल स्पेंडिंग जो 9% के करीब हो गई थी 2020 के अंदर, उसको 7% किया, फिर अब और कम कर दिया है। मेरे विचार में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां विश्व के अंदर माना जा रहा है कि ऐसा देश है जिसने पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है, सरकारी घाटाओं को कंट्रोल किया है, और इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमी का जो इंजन है ग्रोथ की तरफ, हेल्थ केयर को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए, और पर्यावरण को, क्लाइमेट को भी देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा की है, और मेरे विचार में ये अच्छी मुहिम रही है। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का ये कहना भी रहा है कि जो जन कल्याणकारी योजना है, सरकार का उद्देश्य है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे जो समाज का गरीब तबका है। इसलिए वित्त वर्ष के दौरान 12 रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, और सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इस फैसले को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कैबिनेट ने कई और भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उन सब के तमाम अलग अलग पहलू हैं, उनको भी जानना समझना जरूरी है। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। जाहिर तौर पे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा। ये 1 जनवरी 2023 से देय होगा। सुनवाते हैं इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है, और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर, एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है
उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है। और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा। जाहिर तौर पर उज्ज्वला योजना के जरिए जहां केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, वहीं महंगाई भत्ते के रूप में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हों, उनको भी राहत देने की कोशिश की है। अमन अग्रवाल जी, मैं इस मुद्दे पर भी आपका एक रिएक्शन चाहता हूं कि जो महंगाई भत्ते के रूप में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मायने हैं इस फैसले के? देखिए जी, पहली बात तो समझना जरूरी है कि भारत सरकार हमेशा 2 बार साल में इसको रिवाइज करती आई है, ये देखते हुए कि हमारे भारत के अंदर इन्फ्लेशन कितना है, मतलब जो महंगाई दर है वो कितनी तेज तीव्रता से बढ़ रही है, ताकि जो एक आम आदमी है, जो एक स्तर पे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे पेंशनर हो, जो रिटायर्ड आदमी है, पेंशनर है, करीबन हिंदुस्तान में 70 लाख लोग करीब पेंशनर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। इस तरीके से करीबन 50 लाख के करीब लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय काम कर रहे हैं। उनका जो स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, मतलब जो खाना पीना है, रहना सहना है, पढ़ाई पे खर्चा करना है, सेहत पे खर्चा करना है, इनके अंदर जो खर्चे हैं वो कम कटौती ना करे, अपना जो उसको बचाना होता है पैसा वो उतना ही बचाए, जिस तरीके से अपनी वो फैमिली चला रहा है उसको रखते हुए कि एक स्ट्रेट लाइन लेवल पे रहे वो, तो उस डीएनएस अलाउंस को बढ़ोतरी दी जाती है। और क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में रहा है पिछले 6-7 महीने में, तो इस बार करीबन 4% की दर से उनको उन्होंने वृद्धि देने की बात की है। इससे 2 डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। एक तो स्तर में, जैसे कहा, लेवल ऑफ लिविंग जो होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, वो कायम रहता है। दूसरा, जो पेंशनर्स हैं, जो करीबन 70 लाख लोग हैं, देखिए पेंशनर्स जो होते हैं उनका जो कंजम्पशन एप्टीट्यूड है, मतलब जो खर्चा करते हैं वो साल प्रति साल, दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। उनकी एपिटाइट कम हो जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स कम हो जाती हैं। तो उनको जो बढ़ोतरी मिलती है, क्योंकि उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, साथ ही साथ उनके जो और खर्चे हैं छोटे मोटे वो बढ़ते हैं आगे लाइवलीहुड के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये रिलीफ देना जरूरी होता है। सारी जिंदगी काम किए हैं और हिंदुस्तान की प्रगति के लिए काम किए। जाहिर सी बात है अमन अग्रवाल जी कि सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के जरिए जो आम आदमी है उसको राहत देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है, और उसके ये फैसले उसका संदेश भी देते हैं, बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो या बात महंगाई भत्ते की हो। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक और महत्वपूर्ण फैसले की। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक, और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए इजाफे की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। देखते हैं इससे संबंधित यह रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CSCP की सिफारिशों के आधार पर दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले पिछले वर्ष 4,750 रुपया प्रति क्विंटल MSP था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके
इसको 5,050 रुपया कर दिया है प्रति क्विंटल, और ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। तो 63.2% मुनाफा इसमें सुनिश्चित किया गया है, और ये जो हम 1.5 गुना कहते हैं उससे ज़्यादा ही किसान को देने के लिए किया है। इसे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा, जो हम कहते हैं कच्चे पटसन के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, और लगभग 4 लाख श्रमिकों को भी, जो इनको रोजगार जूट के ऊपर निर्भर है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सत्र 2023-24 के लिए कच्चे जूट की एमएसपी 5,050 रुपए तय की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 63.2% की रिटर्न सुनिश्चित होगी। जाहिर सी बात है, कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को, लाखों किसानों को फायदा होगा। कितना होगा और इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या असर होगा, इसे समझेंगे हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और सीधा सीधा मेरा सवाल आपसे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किसानों की दृष्टि से, जूट किसानों की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? क्या इसका असर होगा, क्या लाभ होगा इसका? जैसा कि अभी जो घोषणा हुई है, जो अभी कैबिनेट कमेटी ने जैसे कि उसमें बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए जो है ये जो जूट का जो कच्चा जूट है उसका जो मूल्य 4,750 था उससे बढ़ा करके 5,050 किया गया है। इसका सीधा किसानों को जो है, हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये भारत सरकार की एक तरह की, मैं ये कहूँगा कि उनका ये संकल्प रहा है कि किसानों की जो है आमदनी है उसको बढ़ाना है। तो इसीलिए उस सब संकल्प में जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको करीब 300 रुपए बढ़ाया गया है, और ये 63% जो है, मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो वेटेड जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर जो है ये बढ़ोतरी है। इससे ये किसानों को जो है एक सशक्तिकरण का मौका मिलेगा, और जितने भी हमारे जूट के जो किसान हैं, जो जूट का उत्पादन करते हैं, उनको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा और उनका हौसला बढ़ेगा। और जैसे कि जूट की जो हमारी एजेंसी है, जिसको मैं ये कहूँगा कि नोडल एजेंसी जो जूट क्रॉप ऑफ इंडिया है, वो भी जो है इसका जो है प्रोक्योरमेंट करेगी और किसानों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। और अभी आप देखते हैं कि करीब करीब हमारे जो है करीब 80% जो है इसकी खेती जो है वेस्ट बंगाल में है, बाकी 20% अन्य राज्य हैं जिसमें बिहार, आसाम आ जाते हैं। तो वहाँ के किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा, और इसका जो हमारी मांग निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, जो पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करते थे इसको, जूट को, और अब पैकेजिंग मटेरियल के अलावा जो है इसको अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसके डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी इसके बनने लगे हैं। इसकी मांग निरंतर रूप से बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ये एमएसपी बढ़ने से किसान जो है इसके अंतर्गत क्षेत्र भी ज्यादा लाएंगे, और अधिक क्षेत्र में जो है इसकी खेती होगी, और एमएसपी बढ़ाने से सरकार के इस उद्देश्य से जो है एक प्रकार से क्षेत्र में विस्तार होगा। किसान इसमें रुचि लेंगे और किसानों की आमदनी में जो एक प्रकार की बढ़ोतरी होगी उसका सीधा लाभ जो है उनको, किसानों को मिलेगा। और देश के जो, मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी के हिसाब से हम कहते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल और जो जूट से संबंधित जो पैकेजिंग मटेरियल है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका ना तो इकोलॉजी पर कोई गलत असर पड़ता है और ना ही जो है ये एनवायरनमेंट के लिए हमारा कोई भी किसी तरह का दूषित नहीं करता है। तो ये लाभकारी है। उस उद्देश्य से जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मापदंड है उनको भी ये पूरा करेगा, क्योंकि हम करीब 6 जो देश है उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी, तो ये सभी मुद्दे जो है एक रूप से जुड़े हुए हैं, और जब भी एमएसपी सरकार जो है बढ़ाती है तो उसका सीधा ट्रिगर जो है वो मिलता है उत्पादन पर और एक्सपोर्ट पर, जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को मिलता है और हमारे देश को भी मिलता है, जिससे कि एक्सपोर्ट अर्निंग भी होती है। और हम जो देश की मांग है, इंडस्ट्री की मांग है, उसको भी जो है सुचारू रूप से जो है उसको पूरा कर पाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को भी होता है, समाज को भी होता है। इसीलिए कच्चे जूट के समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह माना जा रहा है उससे लाखों जो जूट के, कच्चे जूट का जो काम करते हैं किसान, उनको इससे फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा,
जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण फैसला किसानों की दृष्टि से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। मल्होत्रा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।